ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेटा क्या बताया था मैंने आपको? कैपिटल मार्केट बच्चे क्या बताया था मैंने आपको? मैम वहाँ से हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो यूज करते हैं और मैम वहाँ से स्टॉक एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बेटा स्टॉक एक्सचेंज को ही हम कैपिटल मार्केट का प्लेयर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है कि जहाँ पर मार्केट यानी कि वेयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है बेटा जहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिलता है। जिस तरीके से हम लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सकें उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये आप बिजनेस स्टडीज़ में नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ोगे। अब मैंने आपको बताया था ये दो तरह की हो सकती है। एक डोमेस्टिक का मतलब मैम जो नेशनल लेवल पे होती है। हाँ जी, जो सिर्फ अपने कंट्री में हो। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब जहाँ पर जो इशूअर कंपनी है यानी जो शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू कर रही है वो भी एक ही कंट्री की है, और उसको सब्सक्राइब करने वाले लोग जो शेयर और डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी जब उसी कंट्री के होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट। फिर आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का क्या मतलब है बेटा? इंटरनेशनल का क्या मतलब होगा? हम जो दूसरी कंट्रीज से कर रहे हैं। हाँ जी, जहाँ पर जो है कोई एक व्यक्ति, चाहे कंपनी हो या उसमें इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति, जब दो अलग अलग कंट्री के होते हैं तो हम उसको इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कहते हैं। बताया ना, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और सारे वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज बोला जाने लगा है और सब जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा चल गई हैं, तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट भी जो है इसकी काम करती है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था, आपको चैप्टर में डिटेल में दे रखी हैं। तीन चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, GDR, ADR और IDR। एक तो इनकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको कल। GDR की फुल फॉर्म क्या बेटा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। वेरी गुड। ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बिल्कुल ठीक। और IDR? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हाँ जी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें तीनों को ही डिपॉजिटरी रिसीप्ट वर्ड बोला गया है ना? बस इनके साथ कंट्री का नाम अलग अलग जुड़ गया है, GDR, ADR और IDR। तो हमें पहले इनका तीनों में क्या कॉमन बात है पहले हम वो समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसको G इसके साथ A और इसके साथ I क्यों लगा। बहुत इजी है ये, कोई इसमें जो है बहुत डिफरेंट वो नहीं है। एक बार अगर हमें ये प्रोसेस इसका समझ में आ जाए तो ये तीनों में कॉमन है। देखो इसमें क्या है, ये एक तरह से जब हमें दूसरी इंटरनेशनल मार्केट से पैसा इकट्ठा करना हो तो हम लोग उनको डायरेक्टली शेयर्स इशू करने की बजाय, जब दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री से हमें पैसा इकट्ठा करना है पब्लिक से, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, और जो भी चाहे कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। शेयर खरीदने को कहते हैं सब्सक्राइब करना। ठीक है, लेकिन जब हमें दूसरी कंट्री में शेयर खरीदना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ से हम डायरेक्ट शेयर नहीं इनको इशू करते। होती उनके अंदर शेयर्स वाली ही सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, वहाँ का कोई एक बैंक, सबसे पहले जो मान लो जो भी कंपनी जिस भी कंट्री में ये DRs, मैं पहले एक सिंपल बात करूँगी, DR यानी डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू करना चाहती है, सबसे पहले तो वो उस कंट्री में वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, मैंने आपको बताया ना शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही डील किए जाते हैं, है ना? उस सबसे पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को रजिस्टर करवाना पड़ता है। वहाँ पर उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंपनी जो है, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, उन कंडीशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को पहले रजिस्टर करवाती है। इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग करना। ठीक है,
जब वो स्टॉक एक्सचेंज उसको परमिशन दे देता है तब वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है और तब पब्लिक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, चाहे वो अपनी कंट्री में करना हो, हमें शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना हो, या किसी दूसरी कंट्री में करवाना हो। हमें जिस कंट्री में शेयर्स, जिस कंट्री के लोगों से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस कंट्री में हमें जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से हमें सबसे पहले परमिशन लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब जब डीआर की बात आएगी बेटा, ध्यान रखो, अब मैं जो आपको सेकंड चीज़ बता रही हूँ, जब स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन हो जाएगी तो हमें वहाँ पर साथ साथ एक बैंक को डिपॉजिटरी बनाना पड़ता है। बैंक जो है, बीच में कंपनी, जो कंपनी है शेयर्स इशू कर रही है, और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बेटा जो शेयर को खरीद रहा है, ठीक है, उसके बीच में एक आ जाएगा बैंक। बैंक जो है, इस बैंक को हम बोलेंगे डिपॉजिटरी। इस बैंक को हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिटरी का काम करेगा। यानी कि जिसको भी हमें शेयर्स इशू करने हैं वो व्यक्ति बैंक में, इस बैंक में जाकर अपने पैसे जमा करवाएगा और बैंक अपने पैसे इकट्ठे करके इस कंपनी को दे देगा। ठीक है, यानी बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करेगा एज अ डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी कौन बन जाएगा? डिपॉजिटरी कौन होगा बेटा? कौन होगा? बैंक। बैंक। इसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। ठीक है, ये अभी जब मैं आपको बुक खोल कर दिखाऊंगी, अभी मैं ये आपको समझा रही हूँ ये क्या होता है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी होगा, ये मीडिएटर का काम करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया कि कंपनी और डिपॉजिट इन्वेस्टर के बीच में, इन्वेस्टर कौन होगा बच्चे? इन्वेस्टर कौन होगा? मैम जो स्टॉक्स खरीदेगा। हाँ जी, जो व्यक्ति अपना पैसा उस कंपनी के शेयर्स में लगाना चाहता है वो इन्वेस्टर होगा। ठीक है, वो जब कंपनी शेयर्स अपने इशू करेगी तो वो बैंक के पास अप्रोच करेगा, जो बैंक डिपॉजिटरी बनाए, इस वाले बैंक के पास वो जाएगा, वहाँ पर अपने पैसे जमा करवाएगा और बैंक इसको बदले में दे देगा डिपॉजिटरी रिसीप्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना, शेयर्स की भी एक रसीद होती है लेकिन उसके ऊपर शेयर लिखा होता है। ठीक है, और आजकल तो ये सब डीमैट फॉर्म में होने लगा है, तो अब पहले तो फिजिकल फॉर्म में होती थी ये चीज़ें, लेकिन आजकल डीमैट फॉर्म में होने लगी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ तो जो है वो उसको जो रसीद देगा उसको हम डिपॉजिटरी रिसीप्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से, अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, ये जितने भी शेयर वो शेयर मतलब जो इन्वेस्टर है खरीदेगा, उनके बदले में बैंक उसको एक तरह से रसीद दे देगा कि ठीक है आपके पास शेयर आ गए। तो इनको हम बोलेंगे डीआर। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसीप्ट यानी डीआर। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, ये एक तरह से जब किसी व्यक्ति के पास हो जाती है तो वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर बनकर उनके पास शेयर होल्डर वाले काफ़ी सारे राइट्स आ जाते हैं। अब मैंने आपको कहा सारे राइट नहीं, काफ़ी सारे। काफ़ी सारे का मतलब क्या है कि वो पूरे राइट्स नहीं मिलेंगे उनको। उनको जो राइट्स मिलेंगे वो केवल इतने मिलेंगे कि वो उनको डिविडेंड का राइट मिल जाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड तो उनको मिलता रहेगा पूरा, जैसे कि सबको मिलता है, बाकी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ऐसे डिविडेंड तो उनको मिलता रहेगा, लेकिन उनको कंपनी में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जैसे शेयर होल्डर को राइट होते हैं ना सारे, कि भी आप वोट भी कर सकते हो, कोई डिसीजन लेना हो तो वो आप मना कर सकते हो, डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हो, तो शेयर होल्डर के पास ये वोटिंग राइट होता है। लेकिन एक जो डिपॉजिटरी होल्डर है, जिसके पास डीआर है, उसके पास उस कंपनी का वोटिंग राइट नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ कि ये शेयर्स जैसे ही होते हैं, शेयर की तरह से बाकी सब कुछ है इनका, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, केवल ये डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं कंपनी को, जैसे अदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। पता है ना बेटा आपको डिविडेंड क्या होता है? यस मैम। हाँ जी, तो जैसे अदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है वो तो इनको मिल जाएगा, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अगर लेकिन ये चाहें तो, ये नहीं है कि इन्होंने एक बार डिपॉजिटरी रिसीप्ट खरीद ली तो ये जब मर्जी बैंक से उस डिपॉजिटरी रिसीप्ट को, डीआर को जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। डीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स,
और वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा कर फिर उसके ऊपर उनको सारे राइट्स मिल जाते हैं। यानी स्टार्टिंग में वो डीआर खरीदते हैं और अगर उनको वोटिंग राइट वगैरह भी चाहिए तो फिर उनको शेयर्स में उसे कन्वर्ट करवाना होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे शेयर्स को हम मार्केट में बेच सकते हैं, पता है ना आपको, शेयर को हम मार्केट में बेच सकते हैं। कौन सी मार्केट में बेच यस सकते हैं? मैम। हाँ जी, कौन सी मार्केट में बेच सकते हैं बेटा? मैम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। मैम हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज में बेच बेच सकते हैं। तो ऐसे ही जिस चीज़ को देखो, अच्छा ध्यान रखो, एक वर्ड आता है कॉमर्स में, नेगोशिएबल। अभी आप जब मैं पढ़ाऊंगी ना चैप्टर तब आपको ये वर्ड दिखाई देगा, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है विच कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली, कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। देखो कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमें किसी को बेचनी होती है, कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट है हमारे पास, है ना, वो किसी को बेचनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, हमें जाकर उसका कोई डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो शेयर्स हैं इनको भी हम आसानी से, बस हम रजिस्ट्री करवा कर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को चाहे तो बेच सकते हैं। तो शेयर्स को, डिबेंचर्स को, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेगोशिएबल यानी कि जिनको हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास अगर एक बार आ गया तो हमें नहीं बेच सकते, तो हम इनको आसानी से बेच सकते हैं। तो डीआर्स जितने भी होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, है ना, हमने अब किया ना ये, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता लेकिन डिविडेंड राइट होता है, और ये जो है किसी भी डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू जो है हम खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको इसकी बेसिक बातें बताई हैं। अब हम इसको जो है एक बार रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि अब इनमें डिफरेंस क्या है, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर में डिफरेंस क्या है। ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, सिर्फ इसके नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा है। अब देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाँ जी, जीडीआर्स। देखो जीडीआर्स में क्या है, द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक। बेटा मैंने अभी आपको डिपॉजिटरी बैंक के बारे में बताया क्या होते हैं। यस मैम। हाँ जी, ये डिपॉजिटरी बैंक कहाँ पर होगा, कहाँ का बैंक होगा ये डिपॉजिटरी बैंक? ये डिपॉजिटरी बैंक उस कंट्री का होगा जहां पर हमें शेयर्स अपने इशू करने हैं। ठीक है। इस डिपॉजिटरी बैंक को, क्योंकि कंपनी मान लो इंडिया की है और उसको सपोज उसको ब्रिटेन में, लंदन में जो है, इंग्लैंड में जो है शेयर्स मान लो अपने इशू करने हैं, तो वो क्या करेगी, लंदन के किसी बैंक से कांटेक्ट करेगी, उसको अपना डिपॉजिटरी बैंक बनाएगी, उसको वो अपने शेयर्स डिपॉजिट कर देगी, तो वो डिपॉजिटरी बैंक कहलाएगा। और जो डिपॉजिटरी बैंक है वो करेगा इशू, डिपॉजिटरी बैंक जो है इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसीप्ट अगेंस्ट दीज शेयर्स। ठीक है। जब कोई पब्लिक उनसे शेयर्स खरीदने के लिए, वहाँ की जनता, वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, वो जब शेयर खरीदना चाहेंगे तो वो उस बैंक के पास अप्रोच करेंगे और वो बैंक जो है उनके बदले में शेयर अपने पास रखेगा, उनको वो शेयर उनके नाम तो कर देगा लेकिन उनको बदले में रिसीप्ट इशू करेगा। ठीक है। सच डिपॉजिटरी रिसीप्ट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर आर नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। आपको पता है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ज़्यादातर यूएस डॉलर में डिनोमिनेट की जाती हैं, है ना। किसी भी इंटरनेशनल चीज़ की प्राइस अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादातर डॉलर में आती है, तो इनको हम यूएस डॉलर में डिनोमिनेट करते हैं। और जो है वो व्यक्ति के पास जीडीआर होने से जो है वो व्यक्ति, हमारी मान लो इंडियन कंपनी ने इशू किया है तो उस कंपनी का एक तरह से शेयर होल्डर माना जाएगा। अब देखो ये वर्ड आ गया जो मैंने आपको अभी नेगोशिएबल का मतलब बताया था ना बच्चे। ये आप ना अमनप्रीत बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, और आज मेरे ख्याल में आज आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्लास भी। आप बहुत लेट ज्वाइन करते हो, थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास। हाँ जी। तो हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको वर्ड बताया था कि एक होता है, नेगोशिएबल का क्या मतलब है,
मैम इससे ट्रांसफर इजीली हो जाता है। हाँ जी, कैन विच बी कैन बी इजी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर। इजीली। वेरी गुड। ठीक है, तो जीडीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ये समझ में आ गई बात? कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीली, फ्रीली का मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ट्रेडेड का मतलब बेची और खरीदी जा सकती है। लाइक एनी अदर सिक्योरिटी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको हम इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बताया था ये डॉक्यूमेंट होते हैं, हम इनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इनको हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उसकी अभी आपको बहुत उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम ये कह रहे हैं कि किसी और डॉक्यूमेंट को जैसे हम बेचते हैं खरीदते हैं, उसी तरह से इनको भी फ्रीली सिक्योर जो है बेचा और खरीदा जा सकता है, इसीलिए इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। समझ में आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यस मैम। कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आसानी से बेचा और खरीदा जा सकता हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जीडीआर, एडीआर और आईडीआर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही बारीक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। कि देखो जीडीआर, जैसे नाम से पता चल रहा है जीडीआर में क्या मतलब है। जीडीआर का मतलब, जी का मतलब क्या कहा हमने? ग्लोबल। ग्लोबल, है ना? ग्लोबल। हाँ, ग्लोबल का मतलब जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता हो, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हम अगर किसी डिपॉजिटरी रिसीप्ट को इशू कर सकते हैं तो उसको हम जीडीआर कहते हैं। मतलब अगर हमने जीडीआर इशू किए हैं तो हम उसको वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में इशू कर सकते हैं। देखो ये लिखा ना, इन द इंडियन कंटेक्स्ट अ जीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट issued abroad by an Indian company, issued abroad by an Indian company to raise funds in any foreign currency। ये थोड़ा सा इसको रख कर देती हूँ, क्या है, हाँ, इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने आप को लिस्ट करवा के उस कंट्री में आप अपने जीडीआर इशू कर सकते हो। ठीक है, आपको फॉरेन करेंसी उस कंट्री की मिल जाएगी। और अ होल्डर ऑफ जीडीआर कैन एट एनी टाइम, ये मैंने आपको बताया था। हाँ, द होल्डर्स ऑफ जीडीआर कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट। कि वैसे ये जो है जब मर्जी इसको चाहे तो नंबर ऑफ शेयर्स में, जितने भी शेयर्स के अगेंस्ट आपने खरीदी आप उसमें इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। देखो ये भी बात आ गई जो मैंने आपको बताया था, द होल्डर ऑफ जीडीआर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, बट ओनली डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन डिविडेंड इनको मिलता है और इनके जीडीआर की वैल्यू भी ऐसे ही बढ़ती है। जब कंपनी अच्छे डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। शेयर की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की कैपिटल बढ़ गई जिसके पास शेयर है, तो वो भी होता है। सिर्फ इनको वोटिंग राइट नहीं मिलते। अब इन्होंने इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कि मैनी इंडियन कंपनी सच एज इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो एंड आईसीआईसीआई हैव रेज मनी थ्रू इशू ऑफ जीडीआर। समझ में आ गया बेटा? थोड़ा सा आपको इसका प्रोसीजर समझ में आ गया, जीडीआर क्या होते हैं? समझ में आ गया ना? हमें किसी भी कंट्री से अगर जो है कैपिटल कलेक्ट करनी हो, यूज़ करनी हो किसी भी कंट्री की, तो हम जीडीआर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इन कंपनीज में ये भी आपके पेपर में आ जाते हैं कि किसको, कौन सी इंडियन कंपनीज है जिन्होंने किए हैं। तो बेटा आप इनके नाम याद कर लेना थोड़ा सा। ये मैं एनसीईआरटी की बुक से करवा रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक में गिवन चीज़ें आपकी क्वेश्चन का बेस बन जाती हैं। अब आपको जीडीआर समझ में आ गया तो अब आपको एडीआर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एडीआर में जैसा कि आपको दिख ही रहा है नाम में, सेम चीज़ है, लेकिन ये अमेरिकन है। यानी कि अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट अपनी टर्म्स में होते हैं। और जब किसी व्यक्ति को अमेरिका में कोई डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू करनी हो तो उसका नाम ही स्पेशली एडीआर कर दिया जाता है। तो देखो इसमें लिखा है एडीआर्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट्स लाइक रेगुलर स्टॉक्स। की एडीआर को हम अमेरिका की मार्केट में बेचते हैं और ख़रीदते हैं।
देखो ये लिखा ना, इट इज़ सिमिलर टू अ जीडीआर, ये बिल्कुल जीडीआर जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन्स एंड कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। क्या प्रोसेस होगा बताओ, इसमें डिपॉजिटरी बैंक कहाँ का होगा, बताओ बच्चे। अमेरिका का। अमेरिका का, यूएसए का। का डिपॉजिटरी बैंक यूएसए का होगा। और इन्वेस्टर कहाँ के होंगे, इन्वेस्टर्स कौन होंगे बेटा? के भी हो सकते हैं, अमेरिका के भी और भी कंट्रीज के भी। नहीं, वो जीडीआर में हो सकते हैं, जीडीआर में जिस कंट्री का हम चाहते हैं। सिर्फ अमेरिकन हाँ सिटीजन जी, यहाँ पर ओनली अमेरिकन सिटीजन्स होंगे, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का होगा? मैम अमेरिका का। हाँ जी, वो भी अमेरिका का होगा। और जो कंपनीज एडीआर अपने इशू कर पाती हैं, एडीआर इशू करने में जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जो कंपनी अपने एडीआर्स इशू कर पाती हैं उनके लिए ये एक जो है गुडविल बनाता है। उनका मतलब एक तरह से उनकी जो रेपुटेशन है वो उससे बढ़ जाती है, और ये लोगों का उन कंपनीज में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब सेम चीज़ क्या इंडिया में हो सकती है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये क्या होती होगी? आप अपने अंदाजे से बता सकते हो, जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट है, अंदाजा लगाओ ये क्या होती होगी नाम से ही। मैम ये भी इंडिया के अंदर इंडियन सिटीजन्स होते हाँ, तो इसमें इन्वेस्टर कहाँ के हैं। होते होंगे? हाँ जी, मैम इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे इसमें। हाँ जी, इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे। कंपनी कहाँ की होगी? इंडिया। मैम इंडिया की। नहीं, मैम इंडिया की होगी। दूसरी कंट्री की। अब इंटरनेशनल है, अब जैसे हमें दूसरी कंट्री का पैसा चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे कंपनीज जो चाहती हैं कि बाहर से हमें पैसा मिले, तो क्या बाहर की कंपनीज भी तो चाहती होंगी ना कि इंडियन के या इंडियंस को मौका दिया जाए अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट करने का, है ना? यस मैम। हाँ, तो कोई बाहर की यस कंपनी मैम। अगर इंडिया में जो है इंडिया से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती मैम। है, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू कर सकती है। तो देखो, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होगा बेटा यहाँ पर? मैम इंडिया। डिपॉजिटरी किसको कहते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, डिपॉजिटरी का रोल कौन प्ले करता है? मैम बैंक। हाँ जी, बैंक। कोई इंडियन मैम बैंक होगा, बैंक। उसको हम डिपॉजिटरी बोलेंगे। तो ये जो है, ये देखो, टू एनेबल अ मैम वो फॉरेन इंडियन कंपनी। होंगे। हाँ, अ फॉरेन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी होगी, वो इंडिया से फंड्स रेज करना चाहती है, ठीक है। कोई फॉरेन कंपनी जब इंडिया सिक्योरिटी मार्केट, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी मार्केट बोला जाता है। तो जब वो इंडिया से स्टॉक फंड्स रेज करना चाहती है, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू कर सकती है। तो आईडीआर इज अ स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ द सिमिलर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। उसको हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से, हमारे स्टॉक एक्सचेंज मेजर आपको नाम पता है कौन से? मैंने आपको उस दिन भी बताए थे कौन कौन से नाम हो सकते हैं हमारे यहाँ। वैसे मैंने आपको बताया था इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, जिसमें से नेशनल लेवल का एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है इसके बारे में कुछ? और एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बहुत प्रोमिनेंटली सुना जाता है। मैम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, उसका इंडेक्स है बीएसई, और सेंसेक्स बोलते हैं। और इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स को निफ्टी बोला जाता है। तो उनको कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा? जब फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया से फंड्स रेज करने हैं और वो आईडीआर इशू करती है, तो वो कहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगी? मैम एनएससी। हाँ जी, एनएससी में वो अपना स्टॉक, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को बेचना, अपने मतलब सॉरी डीआर को
आईडीआर को ट्रेड करवाना है कि भाई यहाँ पर हमें फैसिलिटी, हमारे इन्वेस्टर को फैसिलिटी हमेशा देनी पड़ती है कि आप अपने शेयर जब मर्जी बेच सकते हो, तभी लोग शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी उन्हें ट्रेडिंग करवानी है वो वहाँ करवाएगी। तो द फॉरेन कंपनी इशूइंग आइडिया डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी, इसको कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो उसके साथ जो है डील करेगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, सेबी। सेबी ने जिस बैंक को या जिस भी कंपनी को परमिशन दी है कि आप डिपॉजिटरी का काम कर सकते हो, ठीक है, उसके पास उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और बाकी सब वही है, देखो, इंटर्न द डिपॉजिटरी इशू रिसीव टू इन्वेस्टर ऑफ इंडिया अगेंस्ट दीज शेयर। ठीक है, वो उनको जब भी शेयर खरीदना है उस कंपनी के, तो वो उस डिपॉजिटरी के पास जाएंगे और जो है वहाँ से शेयर खरीद के बदले में उनको रिसीट मिल जाएगी। द बेनिफिट्स ऑफ द अंडरलाइंग शेयर्स, उनको बोनस डिविडेंड सब मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, हमारे यहाँ ना स्टॉक एक्सचेंज को पता है कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म ज़रूर कर लेना आप लोग। तो ये कह रहा है जो सेबी ने जो गाइडलाइंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आईडीआर्स आर इशूड टू इंडियन रेजिडेंट इन द सेम वे एज डोमेस्टिक शेयर्स आर इशूड। द इशूअर कंपनी मेक्स अ पब्लिक ऑफर इन इंडिया, पहले वो पब्लिक ऑफर करती है यानी एडवर्टाइजमेंट करती है। और रेजिडेंट्स कैन बिड इन एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट एंड मेथड एज दे बिड फॉर इंडियन शेयर्स। बिड करना मतलब होता है कंपनी को कि हम आपके शेयर इस कहते हैं ना, वो जब कभी बोली लगती है तो हम इतने शेयर, इतने रुपए में आपके शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं, तो वो अपना प्राइस रेंज देती हैं और फिर वो लोग उस शेयर के लिए बिड दे सकते हैं, यानी अपनी तरफ से ऑफर दे सकते हैं कि हम आपका इतने को खरीद तैयार हैं। और फिर इन्होंने देखो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपनी इज़ द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया दैट हैज़ इशूड आईडीआर्स। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC was the first company that issued Indian depository receipt in the Indian securities market in June 2000। बेटा ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसको तैयार मतलब अपने दिमाग में रखना। ये चीज़ें आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। देखो बिल्कुल बुक के बीच में से हैं, तो इनको आप ज़रूर समझ लेना। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की आपने आईडीआर, बीडीआर, एडीआर पढ़ी जो आपके सिलेबस में थी। इसके अलावा एक और चीज़ है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं। ये भी हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिलते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। हाँ जी, मैम हाँ जी बोलिए। मैम हम सिक्योरिटी मार्केट को भी स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और मैम जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है उसे भी स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। हाँ, तो देखो जैसे हर बैंक को बैंक ही तो कहते हैं, हर बैंक को बैंक कहेंगे, सिर्फ उसका अपना अपना नाम होता है। तो अब हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से हमारे यहाँ हर रीजन के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऐसे ही फॉरेन में भी हैं, फॉरेन के भी स्टॉक एक्सचेंज है, जो जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बहुत मशहूर है। तो हर कंट्री के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो अपनी अपनी कंट्री की जो है उनको मतलब कंपनी के शेयर्स को रेगुलेट करते हैं, है ना। भी जैसे बैंक है तो उसको नाम तो बैंक ही कहेंगे ना। अब उसका सब बैंक, सब कंट्री में अपने अपने बैंक नहीं है। यस मैम। तो ऐसे हर कंट्री के अपने स्टॉक एक्सचेंज है, हर कंट्री में जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं, हर कंट्री में जो पैसा है वो पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है। जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास मान लो एक्स्ट्रा इनकम है, तो हम उसको चाहें तो बैंक अपने घर में रख सकते हैं। अपने घर में रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें उसके ऊपर, हम चाहें तो उसको बैंक में डाल सकते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट, हमें बैंक में हमारे पास थोड़ा सा रिस्क नहीं है, कम है, लेकिन हमें जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब हम चाहते हैं हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले तो हम अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, लेकिन वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हम अपने किसी फ्रेंड को उधार दे सकते हैं हाई रेट पर, वो भी ज़्यादा हो जाता है। हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको कैसे अपने पास रखें। तो जब हम थोड़ा सा रिस्क, अब बिल्कुल अपने किसी रिलेटिव को हाई रिस्क पर देना या जानकार को देने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो हम एक बीच का जो रास्ता अपनाना चाहते हैं ना, तो हम कंपनीज के शेयर मार्केट में
कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर कंपैरेटिवली जो डिविडेंड है वो भी ज़्यादा माना जाता है, कि कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। आजकल आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? यस मैम। वो क्या यस होते हैं? मैम, सुना है। वो क्या होते हैं? नाम ही नाम सुना होगा। मैम उसमें हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। हाँ, म्यूचुअल फंड्स देखो क्या होता है ना, कि हम लोग जैसे एक कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम उस कंपनी में डायरेक्टली शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। या हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी शेयर्स खरीद सकते हैं। बस उसमें फ़र्क क्या होता है कि उसमें हम कंपनी से डायरेक्टली खरीदने की बजाय म्यूचुअल फंड क्या है, हमारे जो शेयर के पैसे हैं वो कई सारे शेयर्स में लगा देता है। तो क्या होता है, अब हमारा रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है और थोड़ा सा कम हो जाता है। रिस्क भी तो देखना होता है ना, हम कहीं पर अपना पैसा ऐसे ही नहीं दे सकते। हमें रिस्क देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क भी हमारे कंट्रोल में रहे और हमें उसके बदले में प्रॉफिट भी मिलता रहे। तो हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आजकल SIP, सिप्स, आपने वर्ड सुना अगर कभी, तो सिप का टाइम चल रहा है कि आप सिप करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसके थ्रू हम अपना पैसा, मतलब हम अपने पैसे को बहुत तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। हम डायरेक्टली कंपनी में शेयर में पैसा लगा सकते हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लगाते हैं उसको। अब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में अब ऐसे तो कोई भी आकर लोगों से पैसा इकट्ठा करके चला जाए, और ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते थे, कंपनियां बनती थी, 1 मिनट में गायब हो जाती थी, लोगों का पैसा डूब जाता था। तो इससे क्या था, लोगों का शेयर मार्केट पर विश्वास नहीं रहता था। तो इसके लिए फिर हर कंट्री में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। हमारे यहाँ जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बैंकों को कंट्रोल करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टॉक RBI। एक्सचेंजेस को और सारी कंपनीज को, जो पब्लिक से जब वो पैसा लेना देने का काम हो रहा होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेबी जो है ये कंट्रोल करती है, ये देखती है कि कोई भी कंपनी, फ्रॉडुलेंट कंपनी आकर पब्लिक से फ्रॉड करके पैसा ना ले जाए, ठीक है। वो देखते हैं कि कंपनी को, किसी भी कंपनी को पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने की परमिशन ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसको पहले सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई करना होता है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, इनका अपना एक एक्ट है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। तो जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप ये पढ़ोगे। और जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, और उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इसको चलना होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाती है। तो जैसे बैंकों को का कंट्रोलर RBI है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस का कंट्रोलर सेबी है, ठीक है बच्चे। और ये सेबी यस हमारे मैम। इंडिया में सेबी है, ऐसे हर कंट्री में अपना अपना वहाँ पर रेगुलेटरी बोर्ड है, समझ रहे हो? यस मैम। हाँ जी। अच्छा, ये अब बस मैं ये आपको ये और बता दूँ, FCCBs क्या होते हैं। चलो, आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है तो, हालांकि ये सिलेबस में उसमें ऐसा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन आपको सिर्फ ये इसमें और उनमें क्या अंतर है दोनों में। जैसे आपने ऑनर्स के रूप में फंड लेने हैं तो आप ADR, GDR और IDR ले सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर, समझ में आ गई ये चीज़। लेकिन अगर यस आप मैम। इंटरनेशनल मार्केट से फंड्स बोरो करना चाहते हैं तो हम FCCBs भी इशू कर सकते हैं। देखो, FCCBs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कि फॉरेन करेंसी में जो बॉन्ड्स को कन्वर्ट, फॉरेन करेंसी के ऐसे बॉन्ड जिनको आप कभी भी शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। देखो, ये है डेप्ट सिक्योरिटीज। डेप्ट का मतलब लोन से, लोन रिलेटेड सिक्योरिटीज हैं, दैट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसीप्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे इसमें नाम वर्ड क्या आ गया, देखो, कन्वर्टिबल, कि ये ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं या ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप जब, जो इन्वेस्टर है वो चाहे तो अपनी इक्विटी में, इक्विटी यानी शेयर्स में, या डिपॉजिटरी, बेटा ये ना कॉमर्स में क्या होता है, या कहीं पर भी किसी भी चीज़ के कभी कोई नाम आ जाते हैं, कभी कोई। अब जहाँ पर ये इक्विटी की बात आ रही है तो इक्विटी शेयर्स की बात आ रही है यहाँ पर, और डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ADR, GDR की बात आ रही है। तो आप अपने FCCBs को, जो स्टार्टिंग में लोन्स होते हैं लेकिन उनको बाद में आप चाहो तो जो है डिपॉजिटरी के रूप में भी, सॉरी, डिपॉजिटरी रिसीप्ट में कन्वर्ट करवा सकते हो। दस होल्डर ऑफ SCG हैज़ एन ऑप्शन ऑफ आइदर कन्वर्टिंग
देम इनटू इक्विटी शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस और एक्सचेंज रेट, कि उनके पास ऑप्शन है कि चाहे तो आप अपने शेयर, अपने जो FCCBs हैं इनको कन्वर्ट करवा लो, या आप इनको जो है बॉन्ड्स को अपने पास रखो एज अ लोन, और आफ्टर सम टाइम आपको वापस पैसा कर दिया जाएगा। ये देखो, FCCBs आर इशूड इन अ फॉरेन करेंसी एंड कैरी अ फिक्स रेट विच इज़ लोअर देन द रेट ऑफ एनी अदर सिमिलर नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी सी ये हैवी लैंग्वेज है बच्चे, बस ये इनके ऊपर जो है इनका भी फिक्स रेट होता है, और ये भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, जो दूसरी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर इनको इशू किया जा सकता है। और ये एक तरह से समझ लो हमारे यहाँ जैसे डिबेंचर्स, अपनी इंडिया में हमें पैसा लेना हो तो हम डिबेंचर्स इशू करके ले सकते हैं पब्लिक से पैसा लोन पर। ठीक है, ये डिबेंचर्स आपको पता है ना, लोन होता है कंपनी के ऊपर। तो और अगर हमें फॉरेन से पैसा लेना हो तो हम FCCBs के रूप में ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने आपको, ये आपका बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपने पढ़ लिए। समझ में आया कुछ आपको? इनमें सारा चैप्टर पढ़ा, आपको क्या क्या चीज़ समझ में आई बच्चे? इसमें आपको ये बहुत सारी चीज़ें वो पता लगी होंगी जो कि आपको अदरवाइज़ नहीं पता थी। अदरवाइज़ तो लोग सब, जब हम किसी से बात करते हैं कि हमें पैसा कैसे इकट्ठा करना चाहिए, तो सभी का आंसर होता है जी बैंक से लोन ले लो। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और वो इन सारे फैक्टर्स को देखो, आप कॉस्ट को देखते हुए, ठीक है, कॉस्ट यानी कि जो भी आप सोर्स से, जिस भी सोर्स से पैसा ले रहे हो वहाँ पर क्या कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक है, कि आपने उसको लिया तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग फंड, कि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसको देखते हुए, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट को देखते हुए, साथ में आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आप हर कंपनी को हर जगह से तो आपने देखा कि पैसा नहीं मिल सकता, फिर ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, अब जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें जॉइंट स्टॉक कंपनी ही केवल कर सकती है, फिर आपको किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए पैसा, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से ऐसे आपका रिस्क, प्रोजेक्ट जहाँ पर आपको पैसा लगाना है वहाँ पर रिस्क कितना है, तभी आप डिसाइड करोगे कि हमें उधार लेना है या नहीं लेना पैसा। फिर देखोगे आपकी पैसा जिससे हम ले रहे हैं उसके ऊपर, उस लेने के बाद हमारे बिजनेस पर से हमारे कंट्रोल तो नहीं चला जाएगा, वो लोग आकर हमें परेशान तो नहीं करेंगे, या परेशान करना मतलब हमारे डिसीजंस में इन्फ्लुएंस तो नहीं करेंगे। और ऐसे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी पहला रिकॉर्ड कैसा है, या अगर मान लो मैं इस वक्त पैसा ले लूँ और मैं ना चुका पाऊँ, इस वक्त तो चलो मुझे इजीली मिल गया उधार, लेकिन बाद में मैं उसको चुका पाऊँगी या नहीं, क्योंकि नहीं तो उसके ऊपर क्या होगा, हमारी इफ़ेक्ट पड़ेगा क्रेडिट वर्दीनेस पर, और फिर आगे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। तो ये बहुत सारे टैक्स का क्या फ़ायदा है हमें, जैसे मैंने बताया आपको बोरोड फंड्स में टैक्स में मैम बेनिफिट होता है। हाँ जी बच्चे, ये सब मैम देखते दूसरी हुए क्लास का हमें, टाइम हो गया है। हाँ जी, बस अभी क्लास ओवर हो रही है, तो ये सब देखते हुए हमें डिसीजन लेना होता है कि हम कौन से सोर्स से पैसा कलेक्ट करें। ठीक है बच्चे, ये अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, आप इनको करना। चलिए।